आज भी सब कुछ मेरे मन में चलता रहता है। इतना वक्त बीत गया लेकिन यह सब चीज़ें मेरे मन से निकलती नहीं। शायद मैं भी कहाँ इन सब चीज़ों को भूलना चाहती हूँ। ज़िंदगी में जब कुछ नया नहीं आएगा तब तक यह बातें ऐसे ही मुझ पर हावी होती जाएंगी। पता ही नहीं चलता है कि ज़िंदगी में सुनहरे पल कब बीत जाते हैं। वक्त तो वही याद रहता है जो बोझिल हो जाता है। यह वक्त काटे नहीं कटता। आज भी मुझे सब अच्छे से याद है, जैसे यह कल की ही बात हो। उस दिन जिस दिन मेरी सुधीर से पहली मुलाकात हुई थी। मुझे आर्ट और उनसे जुड़ी चीज़ें बहुत पसंद थीं। जब भी मैं इनका जिक्र कहीं सुनती ही झटपट दूसरे दिन ही निकल जाती। उस दिन मैं आर्ट फेस्टिवल में गई हुई थी। उधर ही सुधीर भी मौजूद था। आर्ट फेस्टिवल में नए पुराने नामी चित्रकारों की प्रदर्शनी लगी थी। बिक्री के लिए भी चित्र थे। मैंने एक चित्र पसंद किया, पर कीमत अधिक होने के कारण मुझे वह छोड़ना पड़ा। वहीं सुधीर भी कुछ चित्र खरीद रहे थे। मेरी पसंद का चित्र भी उन्होंने खरीद लिया। फिर पैक करवा कर बोली, मैडम यह मेरी ओर से। तो मैं एकदम अचकचा गई। नहीं नहीं, हम एक दूसरे को जानते पहचानते नहीं हैं, फिर यह किस लिए? और तत्काल पार्क की हुई अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गई। वे भी मेरे पीछे पीछे निकले। मेरे विरोध को नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने वह चित्र अपनी ड्राइवर से मेरी गाड़ी में रखवा दिया। साथ में उनका कार्ड भी था। उस रात मैं सो ना सकी। रह रहकर सुधीर का प्रभावशाली और सुंदर व्यक्तित्व आंखों के सामने तैर जाता। दूसरे दिन ऑफिस में भी मन विचलित सा रहा, तो सुधीर के कार्ड से उनके ऑफिस नंबर पर ही उन्हें फ़ोन लगाया। सोचा पता नहीं कौन फ़ोन उठाएगा, पर फ़ोन उठाया सुधीर ने ही। मैंने कल वाले चित्र के लिए शुक्रिया कहा तो वे बोले, फ़ोन पर शुक्रिया नहीं शिप्रा जी, ना मैं आपका घर जानता हूँ ना आप मेरा। देखिए हम आज शाम पार्क में मिलते हैं। और इसके साथ ही फ़ोन कट गया। शाम 5 बजे हम कॉफ़ी हाउस में मिले। पहली ही मुलाकात में सुधीर इतने अनौपचारिक हो उठेंगे ये मैंने सोचा ही नहीं था। इसके बाद हमारी मुलाकात बार बार होने लगी, बल्कि एक तरह से हम दोनों हर रोज़ मिलने लगे। मेरे शांत जीवन में न जाने कैसी हलचल शुरू हो गई। मैंने अपने आप को बहुत संभाला, पर सुधीर में एक ऐसा आकर्षण था कि मैं उनकी ओर खींचती चली गई। सारी बंदिशें तोड़ने को दिल मचलने लगा, पर अंकुश था उम्र का। ऐसी चंचलता, ऐसी भावुकता शोभा नहीं देगी। फिर ऊंचे पद पर एक जिम्मेदार ऑफिसर हूँ मैं। मेरे लिए ज़रूरी था संयम और अपनी चाहतों पर काबू रखना। यह बाल्यावस्था होती बड़ी अजीब है, फिर चाहे किशोरावस्था और युवावस्था के बीच की हूँ अथवा जवानी और प्रौढ़ावस्था के बीच की। मैं तो सोच रही थी कि उम्र के उफान का समय बीत चुका है। मन ही मन यह तय कर चुकी थी कि अब कोई और राह चुनूंगी, पर अब हो तो रहा कुछ और था। मैं शुरू से ही खुले स्वभाव की थी। उम्र होने पर जब माँ ने विवाह पर जोर दिया कि पढ़ाई पूरी हुई, विवाह कर घर बसा, तो इतनी ही बात पर मैं माँ की विरोधी हो गई। सीधे पिता से कहा कि मैं विवाह नहीं करना चाहती, नौकरी करना चाहती हूँ। आम औरतों जैसी ज़िंदगी में जीना नहीं चाहती। पिता ने साथ दिया। वे समझ गए बेटी इतनी समझदार हो चुकी है कि अपना निर्णय वह खुद ले सकती है। उन्होंने सहमति दे दी। तब से मैं दिल्ली में नौकरी कर रही हूँ, पर इसे एक संयोग ही कहेंगे कि अपनी विचारधारा के एकदम विपरीत मैं सुधीर के प्रेम पास में ऐसी बंधी कि उससे निकलना मेरे लिए मुश्किल हो गया। सुधीर, हम एक दूसरे के बारे में तो कुछ जानते ही नहीं हैं। एक दिन मैंने कहा तो वे बोले, क्या इतना काफ़ी नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मुझसे? फिर भी मैं बता देना चाहती हूँ कि मेरी माँ और मेरे भाई को मेरा नौकरी करना पसंद नहीं, मेरा यहाँ अकेले रहना भी पसंद नहीं, और अब बिना विवाह के तुम्हारे साथ ऐसे संबंधों को तो वे कतई पसंद नहीं करेंगे। पिता की सहमति ना होती, उन्होंने मेरा साथ ना दिया होता,
तो आज जहाँ मैं हूँ नहीं होती। पर अब पिता नहीं रहे तो माँ और भाई का प्रतिरोध बढ़ता जा रहा है। वे अब भी विवाह करने पर जोर देते रहते हैं। इसीलिए आज मैं सोच रही हूँ कि मेरे सपनों का पुरुष मिल गया है। सुधीर, तुम मिले तो लगा कि स्त्री पुरुष के संबंधों का यह रिश्ता कितना गरिमामय होता है। मैं तो स्वतंत्र जीवन को बड़ी नियामत समझती थी, पर लगता है कि जीवन में बंधन भी कम आकर्षक नहीं होते हैं। सिप्रा, मैं बता दूं तुम्हें कि मैं विवाहित हूँ। मेरी पत्नी है, बेटा है। फिर भी मेरा अंतर खाली ही रहा। तुम मिली तो तुमने भरा उसे। मैं तुमसे दूर नहीं रह पाऊँगा। कहते हुए सुधीर ने मुझे अपनी बाहों में समेट लिया। मैंने तनिक भी विरोध नहीं किया, यह जानकर भी कि वे शादीशुदा हैं। फिर बहुत से पल हमने एक दूसरे के बाहुपास में बंधे बंधे गुजार दिए। फिर होश में आए तो सुधीर ने गहरी नज़रों से मुझे देखा और बोले, अच्छा, अब चलता हूँ मैं। आज बहुत देर हो गई है। मैं गाड़ी तक उन्हें छोड़ने आई तो बोली, ऑफिस से ही आ रहे थे क्या? क्या घर पहुँचने पर मौका निकालना मुश्किल हो जाता है? तुम्हारी पत्नी तो जानती है कि तुम्हारी शामें कहाँ गुजरती है। तुम्ही ने तो बताया था कि ऑफिस के बाद अक्सर तुम क्लब चले जाते हो। हाँ, लेकिन न जाने कैसे वह हम पर शक करने लगी है। अच्छा है, कभी न कभी तो उसे जानना ही है। कभी तनाव का मौका आया तो मैं उसे सब कुछ बता दूंगा। कहकर सुधीर ने मेरी ओर देखा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। मैंने कलाई घड़ी पर नज़र डाली और सोचा थोड़ा बाहर चहलकदमी कराऊं। खुली हवा में माइंड फ्रेश हो जाएगा। बाहर निकली तो देखा पड़ोस के गेट पर 3 महिलाएं खड़ी बतिया रही थी। अपनी और मेरा ध्यान खींच उनमें से एक बोली, घूमने जा रही हैं बहन जी? आप तो दिखती ही नहीं। आप क्या यहाँ अकेली रहती हैं? जी हाँ, कहिए। आज आपके वो कुछ जल्दी ही चले गए। हम उन्हें अक्सर आपके घर आती जाती देखती हैं। आप उनसे शादी क्यों नहीं कर लेती हैं? ये रोज़ का आना जाना तो छूट जाता। मेरा चेहरा राख हो गया। कोई जवाब देते नहीं बना। बिना कुछ बोले मैं घर लौट आई। मैं महसूस कर रही थी कि उन महिलाओं की व्यंग और परिहास भरी दृष्टि मेरी पीठ पर चिपकी होगी। मैं उनको करारा जवाब भी दे सकती थी, जैसे आपको दूसरों की पर्सनल लाइफ से क्या लेना देना, पर नहीं दे सकी। मुझे तो ऐसा लगा जैसे किसी ने चोरी करते हुए पकड़ लिया हो। उसके बाद से जब भी मैं घर से निकलती, आसपास की व्यंग भरी नज़रें मुझे घूरने लगती। इसीलिए ऑफिस आते जाते वक्त मैं गाड़ी गैराज से निकालने के पहले उसके शीशे चढ़ा लेती। पड़ोसियों को पूछताछ के अवसर ही नहीं देती। सुधीर के दिल में मेरे लिए क्या स्थान है? क्या वे मुझे भी वही मर्यादा देंगे जो अपनी पत्नी को देते हैं? मैं अक्सर सोचती, सुधीर ने मुझसे एक बार कहा था कि संबंध केवल साथ रहने से नहीं बनता है। सच्चा साथ तो मन का होता है। अधिकतर लोग जीवन भर साथ रहते हैं, मगर सभी एक दूसरे के नहीं हो पाते। मेरा दाम्पत्य जीवन वर्षों से इतना कोल्ड है कि पूछो मत। पत्नी को भी इसका एहसास है, पर और दंपतियों की तरह संबंध हमारे बीच हैं, चाहे मन मिले चाहे ना मिले। सिप्रा, अगर तुम मुझे पहली मिली होती तो? क्यों? क्या मैं अभी भी तुम्हारी और तुम मेरे नहीं हो? नहीं, अगर नियति ने तुम्हें ही मेरे लिए बनाया होता तो हमारा इस तरह घड़ी दो घड़ी का साथ ना होकर जीवन भर का साथ होता। मुझे मन मार कर तुमसे अलग हो जाने की ज़रूरत ना पड़ती। सच कह रहे थे सुधीर। ना चाहते हुए भी सुधीर को जाने देना। क्या दूसरी औरत की भूमिका नहीं निभा रही मैं? कभी कभी अपने आप से बड़ी कोफ्त होती। किस माया जाल में फंस गई मैं। इतना भी नहीं सोचा कि विवाहित पुरुष पूरा मेरा नहीं होगा। प्यार एक छलावा मात्र बन जाएगा मेरे लिए। दूसरे दिन शाम को जब सुधीर आए तो मैंने उनसे पड़ोसियों के व्यंग और तानों की बात कही तो सुधीर बोले, तुम क्यों दूसरों की बातों में अपना दिमाग खराब करती हो? तुम शहर से बाहर घूमने भी तो नहीं जाती हो। अच्छा हो कि तुम कुछ दिनों की छुट्टी लेकर माँ के पास चली जाओ या उन्हें यहाँ बुला लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। क्यों अपने आप को सबसे काटती जा रही हो? सुधीर, मैं तुम्हारे बिना कहीं जाने की कल्पना भी नहीं कर सकती। 2 दिन का विछोह भी मेरे लिए कठिन है।
और माँ को कैसे बुला लूँ? माँ इस बात को कभी नहीं स्वीकार करेंगी कि उनकी बेटी एक। फिर तुम बताओ सिप्रा, मैं अपना घर बार बीवी बच्चे छोड़कर तो तुम्हारे पास नहीं रह सकता। यह सब तुम्हें पहले सोचना था। सुधीर के कथन और इस प्रकार की प्रतिक्रिया से मैं अवाक रह गई। मेरे विश्वास को ठेस लगी। खैर छोड़ो, चलो कहीं लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं, सुधीर बोले। मैं आहत सी बोली, नहीं सुधीर, आज मन नहीं है। थोड़ी देर में सुधीर चले गए तो मैं सोचने लगी कि यह क्या कर डाला मैंने। सुधीर ठीक ही तो कहते हैं, वे मेरे लिए अपना घर बार तो नहीं छोड़ सकते। दोस्त मेरा है। यह जानने के बाद कि सुधीर शादीशुदा है, मुझे पीछे हट जाना चाहिए था, पर मैं दिल के हाथों मजबूर हो गई। सुधीर की चाहत में बुरा भला सब कुछ भूल गई। मेरा ऑफिस से लौटने के बाद पहला काम होता था लेटर बॉक्स खोलकर उस दिन की डाक देखना। एक दिन देखा तो निमंत्रण पत्र था विवाह का, वह भी सुधीर के घर से, सुधीर के बेटे का विवाह। मुझे आश्चर्य हुआ। सुधीर ने पहले तो नहीं बताया। सुधीर आए तो मैंने कहा, तुमने पहले नहीं बताया कि तुम्हारा विवाह योग्य बेटा है? इसमें बतलाने को क्या था? अच्छा छोड़ो इस बात को, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि क्या सचमुच अपने घर शादी में शामिल होने के लिए बुलाया है मुझे? तुम रोज आते हो, निमंत्रण खुद भी तो दे सकते थे। मैं शादी में आऊँ तो क्या कहकर मेरा परिचय करवाओगे अपने परिवार से? तुम मेरी मित्र हो, क्या इतना काफ़ी नहीं है? केवल मित्र। अब चलता हूँ, बहुत से काम हैं। एक ही बेटा है, बहुत जश्न से उसकी शादी करना चाहता हूँ। विवाह समारोह में सम्मिलित होने के लिए मैं दिन भर ऊहा-पोह में रही। अंततः निर्णय ले ही लिया कि मैं वर वधू के स्वागत समारोह में अवश्य जाऊंगी। उपहार ऑफिस से लौटते वक्त ही लेती आई थी। नियत समय पर मैं सुधीर के घर पहुंच गई। वाकई विवाह स्थल की सजावट काबिले तारीफ थी। काफ़ी गहमा गहमी थी। मैं तो वहाँ किसी को भी नहीं जानती थी। आंखें सुधीर को खोज रही थी। सुधीर पुरुषों की भीड़ में नजर आए। उन्होंने भी मुझे देख लिया था, पर लगा जैसे मुझसे बचना चाहते हैं। तभी मेरी तरफ एक आती आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। तो आखिर आप आ ही गई। यह वही व्यंग भरी आवाज़ थी जिसने मुझे बहुत आहत किया था। अपने करीब खड़ी एक महिला को संबोधित करते हुए वे बोली, दीदी, ये वही हैं जिनका जिक्र मैंने किया था। उन महिला ने आग्नेय और हिकारत भरी दृष्टि मेरी तरफ डाली और बोली, आप जैसी महिलाएं जो दूसरों की हरी भरी गृहस्थी में आग लगाती हैं, समाज के लिए एक कलंक हैं। अपना करियर बनाने के गुरूर में आप जैसी औरतें समय रहते विवाह तो करती नहीं हैं, पर शरीर की भूख मिटाने के लिए झूठी पत्तल चाटने से नहीं चूकती। इससे आगे मैं नहीं सुन सकी। वहाँ खड़े रहना मुश्किल हो गया। किसी तरह तेज तेज कदमों से चलकर गाड़ी तक आई और डोर खोलकर धम से बैठ गई। वर वधू के लाए गिफ्ट को सीट पर फेंक दिया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। घर पहुंचने पर थकी थकी चाल से चलते हुए दरवाज़ा खोला और ढह गई पलंग पर। इतना अपमान, इतने अपशब्द जीवन में पहली बार झेले थे। उसके बाद मैं रोज़ सुधीर के आने का इंतज़ार करती और सोचती रहती कि क्यों नहीं आए सुधीर। बेटे के विवाह को तो कई दिन बीत गए, कहाँ जाऊँ मैं। जब से सुधीर जीवन में आए सब कुछ तो छोड़ दिया, न क्लब जाती न पार्टियों में, यहाँ तक कि आर्ट गैलरी में भी जाना छोड़ दिया, जिसका बड़ा चाव था। लंबी प्रतीक्षा के बाद एक दिन सुधीर आए तो मैं भर भरा कर उन पर ढह गई। कहाँ थे इतने दिन? शांत हो जाओ सिप्रा और सुनो, मेरा यहाँ आना अब नहीं हो सकेगा। पत्नी को सब कुछ पता चल गया है, उसी ने रोक लगाई है। क्या यह सब मुझे शोभा देगा अब? आहत होती हुई मैं बोली, यह सब तुम क्या कह रहे हो सुधीर? क्या भूल गए अपने उस वादे को जो तुमने मुझसे किया था? तुम्हें सब कुछ पहले सोचना था। कौन पत्नी सह सकती है दूसरी औरत? पहले तो मेरे लिए पूरी दुनिया से लोहा लेने को तैयार थे। सिप्रा, समझा करो। अब बात कुछ और है। मैं समझ गई थी उसी समय
जब तुमने बताया था कि तुम शादीशुदा हो, मुझे तभी तुमसे नाता तोड़ लेना था, लेकिन मैं दिल के हाथों मजबूर थी। या क्यों नहीं कहते सुधीर कि तुम मुझसे कटना चाहते हो। तुम्हारा जी भर गया है मुझसे। मैं तो केवल अपने प्यार का वास्ता देकर ही तुम्हें रोक सकती हूँ। बाकी तो मेरा कोई अधिकार नहीं। अधिकार मिलता है रिश्ते से, और हमारा कोई रिश्ता ही नहीं। मुझे क्या मिला सुधीर? केवल तुम्हारा इंतज़ार। हफ्तों ना भी आओ तो मैं शिकायत नहीं कर सकती। सब कुछ जानते हुए भी तुम्हारे प्यार के जाल में उलझती चली गई। सिप्रा, वर्तमान में सच्चाई में जीना सीखो। भावुकता इंसान को कमज़ोर बनाती है। मैं तुमसे दूर नहीं, अलग नहीं। जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी आता रहूँगा। बस सुधीर, बस। कहकर मैंने सुधीर को चुप करा दिया। थोड़ी देर में वे अपने घर चले गए। मौसम में बदलाव आया। वसंत विदाई पर था। टीसू के फूलों से प्रकृति सिंदूरी हो गई थी। मैं जब भी सुधीर को याद करती, दिल में अंगारे दहक जाते। सुधीर कह के गए थे कि जब भी मेरी ज़रूरत हो कहना, मैं चला आऊँगा, पर आए नहीं थे। गर्म हवा की थपेड़ी तन को झुलसाने लगे थे। मैंने लंबी छुट्टी पर जाने का मन बना लिया था। फ़ोन से माँ को सूचित भी कर दिया। बहुत दिनों बाद माँ के पास पहुँची तो मुझे लगा जैसे मेरा बचपन लौट आया है। अक्सर माँ की गोद में सिर रख कर लेटी रहती। माँ भी दुलार से कहती कि बस, तेरी एक नहीं सुनूंगी। कई घर वर देख रखे हैं, अब भी चेत जा। अपना कहने वाला कोई तो होना चाहिए। मैं और कितने दिन की हूँ? उत्तर में मैंने माँ को साफ साफ कह दिया कि माँ, मेरी ज़िंदगी में दखल मत दो। मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूँगी। अभी वर्तमान में जी रही हूँ, कल की कल देखी जाएगी। और हाँ माँ, मेरी कुछ कलीग हॉलीडे मनाने जा रही हैं। उनके साथ मैंने भी जाने का प्रोग्राम बना लिया है। बस 2 दिन बाद ही जाना है। मैंने एक कॉटेज बुक करा लिया था। दरअसल मैं अपना मन शांत करने के लिए एकांत में कुछ दिन बिताना चाहती थी। माँ से मैंने झूठ ही कह दिया था कि मेरी फ्रेंड्स मेरे साथ जा रही हैं। सच तो यह था कि सुधीर द्वारा दी गई चोट ने मुझे बहुत बड़ी पीड़ा पहुंचाई थी। एकांत शायद मुझे राहत दे गया, यह सोचा था मैंने। इसीलिए अकेले मसूरी चली आई थी। मसूरी में सैलानियों की टोलियाँ थीं और मैं बिल्कुल अकेली अलग थलग घूमती। एक दिन अचानक एक लड़की मेरे सामने खड़ी हुई, नमस्ते की और बोली, आप शायद अकेली हैं, हमारी कंपनी लेनी चाहेंगी? मैं और मेरे पापा हैं, हमें खुशी होगी आपके साथ। वे आ रहे हैं मेरे पापा, देखो। फिर हमारा परिचय हुआ और लगभग रोज़ हमारे प्रोग्राम साथ बनने लगे। हम अपने अपने कॉटेज से चलकर नियत समय पर नियत स्थान पर पहुंच जाते। पर एक दिन मेरा मन निकलने को नहीं किया, क्योंकि मेरा माथा तप रहा था। मैं अवचेतन अवस्था में सोती रही। शाम गहरा रही थी। ज्वर का जोर कम हुआ तब मैंने आंखें खोली। देखा कि मनोज और उनकी बेटी दोनों मेरे पास बैठे हैं। लड़की मेरे सिरहाने बैठी मेरा सिर दबा रही थी। यह अचानक आपको क्या हो गया मिस सिप्रा? हम तो चिंतित हो उठे थे। अब आप कैसी हैं? मेरे पास दवा थी, मैं ले आया हूँ। श्रद्धा बेटा, आंटी को दवा दो, मनोज बोले। मैंने बच्ची की ओर देखा। मासूम सा चिंतित चेहरा। मेरे ज्वर ने दोनों को उदास कर दिया था। मैं द्रवित हो उठी। मैं सोचने लगी, कितना अंतर है सुधीर और मनोज में। एक बरसाती नदी सा चंचल, दूसरा सागर सा शांत। मैंने सोच पर लगाम लगाई। मैं इस अकेलेपन से डरने क्यों लगी हूँ? मैं सदा यही सोचा करती थी, सुधीर के अलावा मेरे जीवन में अब किसी पुरुष की जगह नहीं। पर मनोज, जाग जाग कर दवा देना, कभी दूध गर्म करना, कभी पानी उबालना, ये नहीं होते तो इस अनजान जगह में बीमारी के बीच कौन होता मेरे पास। मैं बहला रही थी अपने आप को, भाग रही थी खुद से दूर। शायद सोच में डूब गई थी कि मनोज ने टोका, क्या सोच रही हैं सिप्रा जी आपके विषय में? आप नहीं जानते आपने मुझे क्या दिया है। अकेलेपन की भयावह दौर से गुजर रही हूँ मैं। देखिए सिप्रा जी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। आपके ठीक हो जाने के बाद ही हम यहाँ से जाएंगे। मेरी बच्ची श्रद्धा को आपने ममता भरा जो प्यार दिया है, वह उसे इससे पहले नहीं मिला।
वह चाह रही है कि आप सदा उसके साथ रहें। जब उसने अपनी माँ को खोया तब बच्ची थी मात्र 2 साल की। बाकी मेरे विषय में आप जान चुकी हैं और मैं आपके। आप समझ रही होंगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं समझ रही हूँ मनोज जी, पर अभी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूँ। इत्तेफाक से हम दोनों का कार्यस्थल दिल्ली में है। मैं बाद में आपसे बात करती हूँ। छुट्टियाँ पूरी होने पर मैं माँ के पास न लौटकर सीधे दिल्ली पहुँची। घर इतने दिनों से बंद था, खुला तो लगा कि एक अनजानी रिक्तता हर तरफ पसरी थी। ऑफिस पहुँची तो वहाँ सन्नाटे भरी गहमा गहमी थी। ज्ञात हुआ कि मिस पायल की तबीयत अचानक खराब हो गई है। उन्हें हॉस्पिटल पहुँचाया गया। पायल मेरे ही साथ काम करती थी। मैं स्वयं अपने आप से उबर नहीं पा रही थी, फिर भी पायल को देखने हॉस्पिटल पहुँच गई। उसके आसपास अपना कहने वाला कोई नहीं था। माँ बाप की मौत के बाद वह बिल्कुल अकेली थी। उसकी मानसिकता मेरी जैसी ही थी। अपनी अहम, अपनी स्वतंत्रता की चाह में उसने विवाह नहीं किया था। दिल की बातों को वह किसी से शेयर नहीं कर पाती थी और आज उसका परिणाम उसके सामने था। लोग कह रहे थे कि इसी कारण वह डिप्रेशन और मानसिक बीमार की शिकार हो गई है। शायद मेरी माँ इसी कारण मेरी चिंता करती रहती है। यह सोचकर मैं ऐसी दुखद और त्रासद स्थिति के लिए भयभीत हो उठी। आगे का पूरा सप्ताह मैंने ऊहा-पोह की स्थिति में गुजारा। मैं दोराहे पर खड़ी थी। कोई फैसला लेना कठिन हो रहा था। जीवन की नौका अथाह जल में घूमती अपनी दिशा खो बैठी थी। किनारा उसकी पहुंच से दूर होता जा रहा था। कभी कभी लगता कि माँ का कहना मान लूँ, पर क्या माँ मनोज जैसे व्यक्ति से शादी करने को आज्ञा देगी, जिसकी एक बेटी है और जो विधुर है। काफ़ी सोच विचार के उपरांत मैंने मनोज को फ़ोन लगाया, क्योंकि उनका और उनकी बेटी का प्रस्ताव ही मुझे उचित लगा। मैंने फ़ोन पर बस इतना ही कहा, इस अकेलेपन में मुझे आपकी ज़रूरत है। शाम झुक आई थी। मैंने कमरे की खिड़की खोली तो ठंडी हवा के झोंके के साथ देखा कि मनोज की कार मेरे घर के नीचे आकर लगी थी। वे अपनी बेटी के साथ मुख्य द्वार से प्रवेश कर रहे थे। मैं खुशी से झूम उठी। मुझे लगा कि यही सच है, यही सृष्टि का नियम है। माँ को बताना ही होगा, वे तो बहुत खुश हो जाएंगी। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।